हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी। डे 9 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम नीट 2023 पीवाईक्यूज बायोलॉजी का डे 9 देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा। अरे जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है स्पीसीज इंट्रैक्शन के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 इंट्रैक्शंस के नेम शो करेंगे इधर, और लिस्ट 2 स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी रहेगा। तो स्पीसीज ए में है ना, ए म्यूचुअलिज्म फर्स्ट प्लस ए 0 बी, बी कॉमर्शलिज्म सेकेंड माइनस ए 0 बी, सी अमेंसलिज्म थर्ड ए प्लस माइनस बी, पैरासिटिज्म फोर्थ प्लस ए प्लस बी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से सही आपको इंट्रैक्शन को शो करना है स्पीसीज और बीच में क्या इफेक्ट होगा। तो सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 में आपसी क्रिया को बताया गया है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, और सूची 1 में ए और बी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको आपको बताना है। ठीक है, परस्पर लाभ, सहजीवता, अमेंसलिज्म, प्रपोषण, इसको आप पढ़े हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों को आपको सही उत्तर ढूंढने हैं। चलिए समझते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। अब सेकंड क्यों होगा इसको समझते हैं ध्यान से। इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, सेकंड होगा। अब क्यों होगा समझो। जो म्यूचुअलिज्म है, इसका जो आंसर आ रहा है आईवी आ रहा है, और आईवी क्या कह रहा है कि स्पीसीज ए भी है और बी भी है, दोनों में क्या है, प्लस प्लस लगा है। इसका मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअलिज्म प्रकार का जो इंट्रैक्शन होता है उसमें जो स्पीसीज होते हैं वो दोनों बेनिफिट होते हैं। बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रैक्शन। जब दोनों के बीच इंट्रैक्शन होती है स्पीसीज ए और बी के बीच में, तो म्यूचुअलिज्म के इंट्रैक्शन में क्या होती है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होती है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। जो ए का आंसर क्या होगा, आईवी होगा। देखो इस प्रकार से, तो ए का आईवी देखो तीनों में है, क्लियर, तीनों में है लेकिन चौथा में नहीं है। इसमें थर्ड दिया, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो हमने एक ऑप्शन यहाँ पे हमने गलत कर दिया। अब बचे अपने पास कितने, 3 ऑप्शन बचे अपने पास। ठीक, फिर है बी है कॉमर्शलिज्म। अब कॉमर्शलिज्म में क्या है भाई, समझते हैं। फर्स्ट क्या है, इसका जो होगा फर्स्ट, क्यों फर्स्ट होगा समझो कि एक स्पीसीज में लिखा हुआ है ए प्लस ए और उसमें 0 बी लिखा है। इसका मतलब ये है कि 1 स्पीसीज बेनिफिट द अदर स्पीसीज अनएफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो कॉमर्शलिज्म होता है इसमें एक स्पीसीज को ए को बेनिफिट होगा लेकिन स्पीसीज बी को किसी प्रकार से बेनिफिट नहीं होगा। इसका आंसर ये निकल गया। तो अब देखिए कि बी का फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है। इसमें तो बी का फर्स्ट सेकंड आ, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें बी का आंसर थर्ड आ, इसमें भी आंसर नहीं होगा। ये क्या होगा, इसका बी का आंसर फर्स्ट होगा। तो हमारा आंसर तो ये नहीं कर रहा है, धीरे सेकंड नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी की ओर। ये है अमेंसलिज्म। अब ये क्या कहता है, सेकंड। इसका आंसर क्या है, सेकंड। इसमें लिखा है स्पीसीज ए माइनस 0 बी। इसका मतलब ये है कि 1 स्पीसीज इज हार्म्ड। अब देखो, प्लस का मतलब होता है बेनिफिट, माइनस का मतलब होता है हार्मफुल। तो 1 स्पीसीज इज हार्म, द अदर इज अनअफेक्टेड। 0 का मतलब है किसी प्रकार से उनको कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो अमेंसलिज्म होता है इसमें एक किसी को हार्म होगी, हानि होगी, और दूसरे को किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, सी का सेकंड। ये वाला सी का सेकंड हमको प्राप्त हो गया। फिर चौथा क्या है बच्चों, पैरासिटिज्म। अब इसमें लिखा हुआ है थर्ड। थर्ड क्या है, स्पीसीज ए प्लस में है, स्पीसीज बी माइनस में। इसका मतलब है कि 1 बेनिफिट होगा और 1 हार्म्ड होगा। इसका मतलब ये है कि एक को लाभ मिलेगी, एक को हानि मिलेगी। अब इसी में ऑप्शन ये है कि लाभ किसको होगा और हानि किसको होगा। तो जो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, और जो पैरासाइट जिस पे होस्ट करता है, जिस पे जाता है, वो उसको हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट कैसा होगा, हार्म होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया ए आई वी, बी फर्स्ट, सी थर्ड, सी सेकेंड एंड डी थर्ड। इसका सही आंसर हमारा निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आपको स्टेप दिया गया है, इसको आपको करेक्ट अरेंजमेंट करना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एनटीए ने भी इसके क्वेश्चन को कन्फर्म नहीं किया है कि दो आंसर लिए हैं। इसको आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप
इन ए करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण के मुख्य चरणों के नीचे दिए गए इनको सही क्रम में लगाना है आपको। पहला क्या है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में डालना। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए को विशेष स्थान पर काटना। सेकेंड सी है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसका मतलब है जो इच्छित डीएनए खंड को क्या करना है, अलग करना होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंट्रैक्शन यूजिंग पीसीआर, इसका मतलब होता है पीसीआर की मदद से, ठीक है, जीन का क्या करना, प्रवर्धन करना है, उसका पर से कॉपी करना, ठीक है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आपके देखो 4 ऑप्शन दिए हैं बी सी डी ए, इसका मतलब ये है बी सी डी ए, सी ए बी डी, सी बी डी ए और बी डी ए सी, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब इसके जो सही आपका सीक्वेंस है आपको बताना है। तो आपके लिए मैं निम्नलिखित से लेकर लाया हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे। इसका जो है कट कलेक्ट कॉपी कंबाइन, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक फार्मूला है, इसको अब याद रखेंगे। सबसे पहले कट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर कंबाइन करते हैं। तो कट कलेक्ट कॉपी कंबाइन, अब समझो सबसे पहला स्टेप क्या है। पहला है कट करना, क्या कट करना, यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट, क्या करना, टू कट डीएनए एट द डिजायर्ड लोकेशन। इसका मतलब पहला क्या आएगा, बी आएगा, क्या कर रहे हैं हम, काट रहे हैं। देखो इस स्थान में क्या काटना हो रहा है, कट कर रहे हैं, देखो कट कहीं लिखा है, कट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी पहला हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकला, देखो यहाँ पे कहाँ पे बी पहला है, तो यहाँ भी बी पहला नहीं है, यहाँ भी पहला नहीं है, तो बी कहाँ पर है, चौथा पर बी है। ए बी हमको पहला नहीं, इसी तो नहीं होगा होने के लिए। सेकंड क्या है, कलेक्ट, अब क्या करना है, आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट यू वांट, इसका मतलब क्या है, आपको आइसोलेट करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डीएनए इच्छित डीएनए खंडों को अलग करना, आइसोलेट करना होता है। तो सी आगे इसका आंसर देखो, बी सही है, सी सही है। फिर क्या होगा, कॉपी करना, एम्पलीफाई इट यूजिंग पीसीआर टू गेट मोर कॉपीज, इसका मतलब क्या होगा बताओ, डी आएगा, पीसीआर की मदद से जीन का प्रवर्धन करना, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंट्रैक्शन यूजिंग पीसीआर, तो इसका क्या होगा, डी हो गया। तो बी सी डी हमको मिल रहा है मिलने के लिए, ठीक। लेस्ट क्या है कि कंबाइन करना, क्या कंबाइन करना, क्या बचा अपने पास बचा क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में डालना। हमने कट भी कर लिया, कलेक्ट भी कर लिया, कॉपी कर लिया, अब क्या करना, हमको कंबाइन करना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में हमको डालना है, तो कंबाइन करते हैं, इंसर्ट इट इनटू ए होस्ट सेल। तो क्या आ गया, हमका आंसर ए आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी सी डी ए, बी सी डी ए, यानी कि कट कलेक्ट कॉपी कंबाइन हम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का क्या है, मेथड है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए या इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है बच्चों कि जब इसका हम आंसर देख रहे थे देखने के लिए, हालांकि इसका आंसर हमको पहला सही लग रहा है, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर 2 आंसर इसको लिया गया है। अगर कोई बच्चा इसमें से अगर 2 आंसर बना, दोनों में से कोई एक आंसर क्लिक किया है तो आंसर सही होगा उसके हिसाब से। तो पहला जो ऑप्शन था इसमें लिखा है कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, एनटीए ने इसको, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है, इसने आंसर निकाला है। तो आप चाहे पहला को सही कीजिए या तीसरा को सही कीजिए, यानी कि देखो सी बी या बी सी, या तो आप सी को पहले कर सकते हैं, इच्छित डीएनए खंडों को अलग कर सकते हैं, या उसको सबसे पहले काट सकते हैं, दोनों कर सकते हैं करने के लिए। तो ये पता नहीं कंडीशन कैसे इसको दे दिया देने के लिए, लेकिन एनटीए इसको दोनों आंसर लिया है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका सी बी डी ए भी हो सकता है और बी सी डी ए भी हो सकता है, दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कथन 2 क्वेश्चन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, इसको आपको सही करना है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड कथन फर्स्ट, ठीक है, कि मतलब होता है तो गॉस का कंपिटेटिव है ना, गॉस का एक सिद्धांत होता है, तो गॉस कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत कहते हैं, इसको कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। स्टेट दैट two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। इसका मतलब ये है कि इस गॉस के नियम के अनुसार जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत कहता है कि 2 निकट संबंधी यानी 2 आपस में रहने वाले जो जाति होती हैं जो एक ही संसाधन के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, वे अनिश्चित काल तक
सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते, यानी कि बहुत अधिक टाइम तक ये एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज वो सेम होते हैं। और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कमजोर प्रजाति अंततः समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दो में से कोई एक ही जीत पाएगा जो सर्वाइवल होगा। पहला कथन ये कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवांसली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। इसका मतलब ये है कि सामान्यतः कथन 2 ये कहता है कि जो मांसाहारी प्रजाति होती हैं वो शाकाहारी की तुलना में प्रतिस्पर्धा से अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक, ये कह रहा है कहने के लिए। अब क्या बोला है, इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका मतलब है चार आपको आपशन दिए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में बताना है कि दोनों में से सही कौन है गलत कौन है और क्या सही है इसको बताना है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपके पहले ऑप्शन क्या है कि दोनों कथन, यानी इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, यानी कि दोनों कथन सेकंड दोनों सही हैं, ये पूछ रहा है। फिर सेकंड क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, यानी कि दोनों कथन फर्स्ट सेकंड गलत है। थर्ड क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो पहला कथन है वो सही है, सेकंड गलत है, ये इसका कहने का मतलब है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है, फोर्थ आपका ऑप्शन ये कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। अब आप लोग बताइए बच्चों, इसका जो आंसर क्या होगा, इसको मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा बच्चों, कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर थर्ड होगा। इसका मतलब है कथन जो गॉस का जो लॉ है वो सही लॉ है कि जब दो निकट के जो स्पीसीज आपस में रहते हैं उनके बीच जब सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन होती है तो कोई एक जो वीक होगा वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कथन स्टेटमेंट सेकंड से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सही नहीं मानते क्योंकि मांसाहारी शाकाहारी की तुलना में प्रभावित इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या निकल गया है, जो एंटी ने आंसर सही लिया है, थर्ड जो इसका आंसर सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा हमारा आंसर क्या आ गया, ये थर्ड हमारा सही आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो है असर्शन और रीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल ए रीजन आर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन असर्शन ए, दूसरे को कारण रीजन आर के रूप में चिन्हित किया गया। इसका मतलब है जो ए है ना, आपको जो बार बार दिख रहा है आपको ए क्या है, असर्शन है, यानी कि क्या है, अभिकथन है, कहा गया है, और जो आर है वो रीजन है। ठीक है, चिन्हित किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नीट में आता है, आप एक बार देखेंगे अगर आप नए बच्चे हैं तो, ताकि आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। असर्शन ये क्या कहता है, ए फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड सूट वेरिएंट द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब क्या समझो इस बात को कि एक फूल को एक संशोधित तने यानी कि मॉडिफाइड सूट के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो एक फ्लावर होती है वो एक मॉडिफाइड सूट ही तो होती है जिसमें जो प्ररोह अग्र मेरिस्टेम होती है, इसका मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम पुष्प मेरिस्टेम या फ्लोरल मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है, ये कह रहा है। अब कारण पढ़ते हैं, रीजन क्या है, internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaf। इसका मतलब ये है कि तने की जो इंटरनोड्स होती हैं संक्षिप्त हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, जिससे पत्तियों के स्थान पर क्रमिक पर्व यानी सक्सेसिव नोड्स पर पार्श्व रूप से विभिन्न पुष्पांग फ्लोरल अपेंडेज उत्पन्न होते हैं। अब क्या लिखा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए और हम ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि बोथ ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन आर ट्रू, यानी कि दोनों ट्रू बोला जा रहा है, दोनों का असर्शन भी सही कहा जा रहा है और रीजन भी आर है ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो आर है ये एक सही कथन सही को इस अभिकथन ए है, इसका रीजन को सही बता रहा है। फिर सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो ए का कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, अच्छे से प्रश्न नहीं कर रहा है।
फिर है A is true but R is false, इसका मतलब A सही है और R गलत है। A is false but R is true, यानी कि A सही नहीं है R सही है। लेकिन समझते इसको हिंदी में, अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है A सही है लेकिन R गलत है, A गलत है लेकिन R सही है। ये समझते इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है फर्स्ट होगा। क्यों फर्स्ट होगा समझते हैं कि अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं। दोनों जो स्टेटमेंट, दोनों आपको जो अभिकथन कारण दिख रहे हैं दोनों सही हैं और जो R है जो कारण है ये अभिकथन A की पुष्टि करता है, इसका व्याख्या करता है। इसका मतलब है जो R है इसकी पुष्टि करती है कथन का। ये जो स्टेटमेंट दिया गया, अभिकथन दिया गया है, सेशन दिया गया है, इस सेशन का जो रीजन सही बताया जा रहा है ये कारण R सही कर रहा है। हमारा आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। अब सिंड्रोम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सही है पूछा जा रहा है। आपके चार आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में सबको बताना है करेक्ट क्या होता है। ठीक, तो दिस डिसऑर्डर वाज ए है, दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। तो इस विकार का पहली बार वर्णन लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। क्या यह कथन सही है? वो आगे बताना है। बी, सच ए इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउ वेयर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति में सामान्य रूप से पुरुषों जैसा विकास होता है लेकिन स्त्री जैसा लक्षण भी प्रकट होता है, बहुत लगभग। सी ये है कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सेचुरेटेड। इसका मतलब है प्रभावी व्यक्ति की ऊंचाई कम होती है, हाइट कम हो जाती है। डी है फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इन रिटार्डेड। तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकार क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध होता है। सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल, इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। इन 1 A B C D E, इन तीनों में से आपको करेक्ट आंसर को आपको पिक करना है। नीचे दिए गए विकल्पों से चुनना है कि क्या केवल A और B सही है, क्या केवल C D, केवल B C और क्या केवल A और E। तो आपको सही आंसर बताना है। तीनों में से चारों में से क्या हो, पाँचों में से क्या हो सकते हैं। तो समझते हैं इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा। क्यों होगा? केवल B और E सही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ऐसे व्यक्ति में जो सामान्य पुरुष में विकास होता है और इससे जैसा लक्षण प्रकट होता है, इसके अलावा जो ई है सही कहता है, ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन ए और सी और डी क्या है? गलत हैं। इस प्रकार से तो हमारा आंसर क्या निकल गया? थर्ड निकल गया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कमेंट में बताइए आपका कितना आंसर को सही हुआ और क्या इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हम मिलेंगे किस में, हम डे 10 में मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चन लेकर। तो इस वीडियो को जो PDF है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपके लाइफ में हल्की सी भी, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट हो पाई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं बच्चों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।